Now, fixed deposit rates have been the most preferred savings instrument, of course, with Indians and a majority of them using that option. But now with rates plunging, in fact, SBI's FT rates have dropped 160 points now from 7% to about 5.4%. ये है पिछले 50 साल में एफडी इंटरेस्ट रेट का डेटा। ज़्यादा पीछे ना जाकर के सिर्फ 5 साल पीछे जाए तो हम ये देख सकते हैं कि एफडी इंटरेस्ट रेट जो है वो 9% के आसपास है। बट अगर अभी हम बैंकों के एफडी इंटरेस्ट रेट को देखें तो ये 5% से लेके 5.25 या 5.5% तक हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब ये इंटरेस्ट रेट जो है वो 9% से घट करके अब 5% हो चुका है। तो इतनी लंबी गिरावट इसमें आई कैसे इन 5 सालों में? ऐसा क्या हुआ कि एफडी इंटरेस्ट रेट इतना नीचे गिर गया? इसके अलावा ये इंटरेस्ट रेट जो है वो कब बढ़ सकता है फ्यूचर में, ताकि हम एफडी में इन्वेस्ट कर सके, और जब तक ये नहीं बढ़ता है एफडी तब तक हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या सोल्यूशन है, क्या ऑप्शन है, इन सारी चीज़ों पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आखिर ये इंटरेस्ट रेट गिर क्यों रहा है? तो इसका 2 मेजर रीज़न है, डीमोनेटाइजेशन और कोविड-19। अगर तुम ग्राफ को देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये 2 रीज़न क्यों है। क्योंकि 2016 में नोटबंदी से पहले इंटरेस्ट रेट 9% के आसपास था और उसके बाद ये रेट गिरना स्टार्ट हुआ और 6 से 7% के बीच पहुंच गया। दोबारा फिर 2019 के बाद जब कोविड-19 पेंडेमिक आया तो फिर से ये इंटरेस्ट रेट नीचे गिरा और 5 से 6% तक पहुंच गया है, जो अभी के इंटरेस्ट रेट है। तो आखिर डीमोनेटाइजेशन और कोविड-19 के दौरान ऐसा क्या हुआ कि इसका इफेक्ट इंटरेस्ट रेट पे पड़ा है और ये इतना नीचे आ गया है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीमोनेटाइजेशन पे। 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो बैंकों में जो है वो मोर देन इनफ कैश आने लगा था। देश भर के सभी लोग जो है अपने कैश को बैंकों में जमा कर रहे थे और बहुत भारी अमाउंट में जो है वो बैंकों में डिपॉजिट्स हुए थे। क्योंकि बैंकों में पहले से इतने सारे डिपॉजिट मौजूद थे, इसलिए बैंक्स ने मिल करके एफडी रेट को कम कर दिया ताकि उनके पास और डिपॉजिट्स ना आए। ये सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का रूल है कि जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस कम हो जाता है। इसीलिए जब बैंकों में डिपॉजिट्स की सप्लाई बढ़ गई, जब देश के कई सारे लोग बहुत बड़े अमाउंट में पैसा बैंकों में जमा करने लगे तो प्राइस घट गया। प्राइस मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो घट गया और देश के कई सारे बैंकों ने मिल करके 2 से 3% तक इंटरेस्ट रेट को घटा दिया उस दौरान। तो इंटरेस्ट रेट 9 से सीधे 6 से 7% के बीच पहुंच गया था उस दौरान। तो अब बात है कि कैश डिपॉजिट तो कुछ महीनों के लिए ही था, उसके बाद तो फिर लोगों को कैश वापस मिलने लगा था। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा क्यों नहीं? तो इसका रीज़न है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? एक तरह का लोन रेट है। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं वैसे बैंक्स जो है वो आरबीआई से जब लोन लेती है तो आरबीआई को उससे जितना लोन में इंटरेस्ट देना होता है उस इंटरेस्ट को रेपो रेट कहा जाता है। तो क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद कुछ महीनों के अंदर लोगों के पास कैश तो वापस आ गया था, लेकिन कई सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे, लोगों की जॉब चली गई थी, तो इकोनॉमी से जो है वो पैसा गायब हो चुका था। बिजनेसेस बंद थे, इकोनॉमी स्लो हो चुकी थी। इसलिए आरबीआई जो है इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए और इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करने के लिए उसने रेपो रेट को कम किया। अब रेपो रेट कम होता है तो क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट घटते हैं। ना केवल एफडी के बल्कि लोन के भी इंटरेस्ट रेट घट जाते हैं, जिससे लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले और अपने बिजनेस स्टार्ट करे। तो ये मकसद होता है आरबीआई का रेपो रेट घटाने के पीछे, ताकि इकोनॉमी को बूस्ट दिया जा सके। इसीलिए डीमोनेटाइजेशन के साल भर, 2 साल, 3 साल बाद तक भी रेपो रेट जो है वो कम रहे, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो है वो 6 से 7% के आसपास ही रहा। तो ये रीज़न हो गया पहला। अब 2019 के बाद कोरोना वायरस पेंडेमिक आता है और इस पेंडेमिक की वजह से हमें सेम तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। फिर से कई सारे जॉब्स लोगों के जाते हैं, कई सारे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं और जब लॉकडाउन के बाद फिर से इकोनॉमी खुलती है तो इकोनॉमी में दोबारा पैसा इंजेक्ट करने के लिए आरबीआई जो है वो रेपो रेट को दोबारा कम करता है। इस वजह से 2020 से लेकर के अब तक रेपो रेट्स कम होने के कारण एफडी के इंटरेस्ट रेट और भी ज़्यादा घट गए हैं और अब ये 5% के आसपास पहुंच गया है। तो ये 2 मेन रीज़न है जिस वजह से जो है वो एफडी का इंटरेस्ट रेट घटता जा रहा है।
तो अब सवाल ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट घटता जा रहा है तो क्या इसके बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, ये कब बढ़ेगा? तो इंटरेस्ट रेट कब बढ़ेगा ये तो आरबीआई के रेपो रेट पे डिपेंड करता है, और आरबीआई ने अभी क्लियरली कुछ नहीं कहा है कि वो रेपो रेट्स को कब बढ़ाएगा। इसलिए हम श्योरली तो नहीं कह सकते कि कब रेपो रेट्स बढ़ेंगे और इंटरेस्ट रेट हमारा एफडी का बढ़ेगा। बट बिजनेस स्टैंडर्ड्स का एक आर्टिकल है जिसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जो बैंकिंग सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने कहा है कि 2022 के फाइनेंशियल ईयर यानी कि नेक्स्ट ईयर मार्च या अप्रैल के दौरान एफडी के इंटरेस्ट रेट में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आरबीआई जो है वो रेपो रेट्स को उस दौरान बढ़ा सकता है, तो हमें उस समय ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बट श्योरली हम अभी नहीं कह सकते कि ये रेट्स जो है वो कब ऊपर जाएंगे। तो जब तक ये रेट्स कम है तब तक हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, हमें क्या करना चाहिए? तो फिलहाल हमारे पास जो है वो 2 सॉल्यूशंस है। पहला सॉल्यूशन ये है कि आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करें। अब डेब्ट म्यूचुअल फंड जो है वो नॉर्मल म्यूचुअल फंड से अलग होता है, उसमें रिस्क काफ़ी कम होता है। बट कुछ लोग चाहेंगे कि नहीं हमें एफडी में ही इन्वेस्ट करना है, हम म्यूचुअल फंड्स में नहीं करना चाहते, तो मैं कहूँगा कि आप शॉर्ट टर्म के लिए मतलब साल भर या साल भर से कम पीरियड के लिए एफडी में इन्वेस्ट करें। इससे क्या होगा कि जब साल भर के भीतर या उससे पहले रेपो रेट्स आरबीआई बढ़ाता है तो आप दोबारा अपने उस पैसे को मैच्योरिटी पर निकाल के दोबारा हाई इंटरेस्ट रेट पे उसकी एफडी करवा सकते हैं। तो ये 2 चीज़ है जो आप फिलहाल कर सकते हैं। एफडी वाला सॉल्यूशन तो इजी था, बट अगर आपको डेब्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।